भैया एक प्लेट देना। चाचा ये मैच छोड़ दो, इंडिया हारेगा, हमने कह दिया ना। हमारा बॉलिंग अटैक और एक घटिया बैटिंग, सबका फॉर्म आने में और पिच कंडीशन। कभी कभार लाइफ में हार मान लेनी पड़ती है, पर जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर। बनो खेल का नया बादशाह। पार्थिव पटेल 2002 में जब खेले थे, एक स्कूल बॉय फिनोमिना उस वक्त कि भारत के लिए विकेट कीपिंग करेंगे। उस टीम में बड़े बड़े दिग्गज थे। सौरव गांगुली कप्तान थे, सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, अनिल कुंबले, श्रीनाथ। पार्थिव पटेल ने आज रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की है। पार्थिव, एक लंबा करियर धोनी से पहले शुरू हुआ, धोनी के बाद तक खेल रहे थे आप। बिल्कुल, आई थिंक आई वाज फॉर्च्यूनेट इनफ कि मैं 17 साल की उम्र में मुझे भारत के लिए खेलने का मौका मिला, क्योंकि कोई भी जो क्रिकेट खेलता है उसका दो सपने होते हैं एक्चुअली। जब आप पहले एक अपने आप रणजी ट्रॉफी जीतना होता है, दूसरा होता है टेस्ट क्रिकेट खेलना। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि 17 साल की उम्र में मुझे भारत के लिए खेलने का मौका मिला। और आपने बिल्कुल सही कहा, और उसी टाइम पे जब आईपीएल का जब ज़माना नहीं था, तब एक बहुत बड़ा गैप था रणजी ट्रॉफी और या डोमेस्टिक क्रिकेट से आप इंडियन टीम में आओ। जिनके वो आपने जब छोटे थे, छोटे तो नहीं, मैं तो तभी भी छोटा ही था, लेकिन एक आध साल में ही मैंने उनको, जब अंडर 19 कैंप में या अनिल भाई हो, राहुल द्रविड़ हो, दादा हो, या सचिन पाजी हो, श्री भाई हो, सबको एक एज एलसीए ट्रेनी उनके लेक्चर्स में बैठा करता था। और एक साल के बाद मैं उनके साथ खेल रहा था। तो मेरे लिए एक बड़ा एक ऑनर की बात थी कि मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया। लेकिन रिटायरमेंट सही फैसला, सही वक्त पर। बिल्कुल, आई थिंक 18-20 साल का लंबा दौरा रहा है मेरा। और मैं रिटायरमेंट आप तभी लेते हैं जब आपको लगता है कि आपने सेटिस्फाइड हो, आप कंटेंट हो। मैं अभी इस मोमेंट पे एक्चुअली मुझे अगर मैं सोचना भी चाहूँ तो मुझे कोई ऐसे रिग्रेट्स नहीं दिमाग में आ रहे। मुझे बहुत लोगों ने सोचा कि रोज़ कोई बोला है, पूछा है कि क्यों इस वक्त, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आई थिंक एज अ प्लेयर जो मैं अचीव कर सकता था, अभी मैं वापस टेस्ट क्रिकेट तो नहीं खेल सकता, लेकिन बाकी जितना भी मैं 25 टेस्ट मैच खेला हूँ, या डोमेस्टिक क्रिकेट में सारी ट्रॉफियाँ गुजरात के लिए जीती है, और आईपीएल 3 बार जीत चुका हूँ, रन्स काफ़ी बनाए। तो एक सेटिस्फाइड करियर है मेरा। और मैं इतनी, इससे ज़्यादा जो मैं जिस जगह से आता हूँ और अभी जहाँ पे बैठा हूँ, इसमें मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज रात को बहुत अच्छी तरह से सो पाऊँगा। नहीं, और पार्थिव, जब आपने शुरुआत की थी उस वक्त दुनिया ने देखा था। इनफैक्ट मुझे याद है कि 2002 इंग्लैंड की वो सीरीज, जब टेस्ट मैच बचाकर आप बाहर आ रहे थे, और मुझे याद है इंग्लैंड के खिलाड़ी ऐसे बात कर रहे थे जैसे छोटे बच्चे से बात करते हैं। देन यू वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में वो अरसे बाद 2002, 2003, 2004 का वो दौरा, एडिलेड टेस्ट भारत जीता, सिडनी में वो ड्रॉ करा गई, सीरीज बड़ी जबरदस्त हुई थी। उन यादों को अगर आप एक बार फिर रवा करना चाहेंगे। बिल्कुल, आई थिंक मेरे लिए, जैसे मैंने कहा कि इंग्लैंड में जब मुझे पहली बार दादा ने कैब दी थी कि रोड टेस्ट क्रिकेट खेलना 17 साल की उम्र में, तो वो याद मेरे लिए अभी भी, ऐसे अगर मैं आंख बंद करूँ तो एकदम ही फ्रेश है। और जैसे टेस्ट मैच बात करते हैं, टेस्ट मैच जब खत्म हुआ उसके बाद जब मुझे एलेक्स स्टुअर्ट, नासिर हुसैन, उन्होंने आके कान में बोल दिया कि यू टेस्ट मैच फॉर योर साइड। बट उस टाइम ज़्यादा काम तो 3 विकेट्स ने किया था, राहुल भाई, सचिन भाई और दादा ने रन्स बनाए थे। मैं जस्ट वो फिनिशिंग टच दिया था। लेकिन बिल्कुल वो क्षण मैं कभी भूल नहीं सकता। लोग मेरे लिए एक प्रेरणा की बात है कि जब मैंने डेब्यू किया, और आज भी लोग उस इनिंग को याद करते हैं, भले ही वो 19 रन थे, लेकिन उसको याद करते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया में भारत टेस्ट में जीता, आई थिंक 23 साल के बाद, बीइंग पार्ट ऑफ दैट टेस्ट सीरीज। और उस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, वो तो एक अलग लेवल की टीम थी। लोग कभी भी बोलते हैं कि आपने 700 रन तक डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन जिस तरह की वो टीम थी, आप कोई भी टीम उनसे डरती थी खेलने में। यहाँ पे खेले या ऑस्ट्रेलिया में खेले, और फिर अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूँ कि आई वाज पार्ट ऑफ हेडिंगले टेस्ट मैच विक्ट्री, जहाँ पे ग्रीन विकेट पे भारत ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें जो जहाँ से एक
I was part of that revolution which changed the perception of Indian cricket winning outside India. टेस्ट सीरीज विक्ट्री इन पाकिस्तान ओपन करके, तो वो सारी चीज़ें 2003 वर्ल्ड कप, बिंग पार्ट ऑफ 2003 वर्ल्ड कप, आप अगर सोचेंगे कि कहाँ से कैसे वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था और हमने कहाँ पे वर्ल्ड कप ख़त्म किया, और साउथ अफ्रीका में जाके जहाँ पे कोई सोच भी नहीं, किसी ने सोचा नहीं था कि भारत ऐसा इतना अच्छा खेलेगी, तो बिंग पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस सीरीज आई फील लकी एंड प्रिविलेज्ड। आई एम श्योर ये सवाल आपसे पूछा आज ही नहीं जा रहा, पहले भी पूछा गया होगा, कई सालों से पूछा जा रहा होगा कि जब आप आए, और आप अभी भी देखिए आईपीएल में टीमों की पसंद थे, T20 में आपने अभी इंडिया के लिए 2 साल पहले कमबैक भी किया था। एमएस धोनी का आना क्या वो आपकी बैड लक थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो मेरी और दिनेश कार्तिक, हम दोनों की परफॉर्मेंस ख़राब हुई, उसके बाद एमएस धोनी आए टीम में, तो आप किसी को और किसी को अपने आप ब्लेम करोगे तो वो मैं उसको सही नहीं मानता। सही चीज़ वही है कि मेरा खुद का परफॉर्मेंस उतना अच्छा 2 सीरीज़ में हुआ नहीं था, इसीलिए मैं ड्रॉप हुआ था। तो और किसी को के आने की वजह से आप वो उसको ब्लेम नहीं कर सकते, और मेरा यही मानना है कि मैन इन द मिरर गिव्स यू राइट आंसर्स। एंड सी, एक भारतीय क्रिकेट की टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम होती है, जहाँ पे सबको जिसको मौका मिले वो उस मौके का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाए, वो जाके लंबे समय तक खेल सकता है। और एमएस धोनी को मौका मिला, उन्होंने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया, उन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक अलग जगह पे लेके गए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि एक अनलकी चीज़ हुई। अगर आप ये देखें, अगर वो 2 साल पहले आ जाते तो शायद इंडिया भी खेलने को नहीं मिलता। तो मैं इस चीज़ को ये ऐसे उनको ऐसा आना मैं बिल्कुल अपने आप को अनलकी नहीं मानता। नहीं, एमएस सर आपकी बात तो होती होगी आफ्टर सो मेनी इयर्स की यार, एमएस भी आपको कहते होंगे यार पार्थिव, जब मैं इंडिया नहीं खेल रहा था मैं आपको देखता था कि यार काश मैं भी इंडिया खेलूं, और आपने भी ये कहा होगा यार एमएस, जब आप इतने बड़े फिनोमिना बन गए मैं भी सोचता था कि यार मैं ऐसा बनता हूं, बिकॉज आप दोनों क्लोज भी बहुत रहे हैं बाद में। बिल्कुल, बहुत क्लोज रहे हैं। चेन्नई में 3 साल खेले हैं, उसके बाद भी हम बहुत बार एक दूसरे से बात करते हैं। मैंने अभी भी रिटायरमेंट अनाउंस करने के पहले बात करी थी। तो देयर इज ऑलवेज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एंड एज आई सेड समवन हूज टेकन इंडियन क्रिकेट टू अ डिफरेंट लेवल। तो उन्होंने पूरा सोच चेंज किया, जैसे 2007-8 में जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, एक विकेट कीपर्स को इंडिया में उन्होंने भी नई दिशा दिखाई कि आप खाली एज अ विकेट कीपर नहीं खेल सकते, आपको बड़े रन्स करने पड़ेंगे, तब जाके आप भारत के लिए खेल सकते हैं। तो एक तरह से उन्होंने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडियन विकेट कीपर्स जो आज है वो उस तरह से सोच रहे हैं कि हमें रन्स भी करने पड़ेंगे और उतनी ही अच्छी विकेट कीपिंग भी करनी पड़ेगी। आज टीम इस वक्त इंसिडेंटली ऑस्ट्रेलिया में ही है। वनडे भारत हारा, T20 जीत गया। हालांकि मुझे लगता था T20 शायद इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इंडिया T20 जीता है। इस सीरीज को आप कैसे असेस करते हैं? बिकॉज आप आई एम श्योर खेलने के बाद आप कमेंट्री तो कर ही रहे हैं, एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट आप इस सीरीज को कैसे देखते हैं, जो 6 मैच बीत गए और जो 4 टेस्ट मैच आने वाले हैं? आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि एक वनडे क्रिकेट में एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है जब आप लगातार T20 क्रिकेट खेलते हो, 50 ओवर का गेम का इंटेंसिटी बनाए रखना। लेकिन अब वहाँ जाके उतना टाइम भी नहीं था, पर जिस तरह से भारत T20 क्रिकेट खेला है, आई एम श्योर कमबैक किया है भारत ने, जो एक्चुअल रोल्स है वो अच्छी तरह से निभाए हैं, जो फिनिशर की जो हम बात कर रहे थे वो अच्छी तरह से हुआ है। आप देखो कि एक विकेट कीपर बैट्समैन की भारत को बहुत टाइम से डोमेस्टिक अपना क्रिकेट में ऋषभ और वो सब कर रहे थे, लेकिन केएल वो जगह अच्छी तरह से निभा रहा है ओपनिंग में आके। टेस्ट सीरीज की बात करें, एक बड़ी चैलेंज होगी। लास्ट टेस्ट सीरीज भारत ज़रूर जीता था, लेकिन उस टाइम पे वो ध्यान रखना था कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं थे, वो टीम अलग थी। यहाँ पे और लबुशैन भी नहीं थे, वो भी नहीं थे, वो भी लास्ट टेस्ट मैच में आए थे, पर वो भी 2 साल पहले की बात थी। 2 साल में उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट भी बहुत बढ़िया खेल रही है, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, स्पेशली क्योंकि हम पिंक बॉल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो पिंक बॉल थोड़ा सा स्विंग ज़्यादा होता है नॉर्मल से। तो एक अच्छा चैलेंज होगा, और स्पेशली जब विराट भी वापस आ जाएंगे पहले टेस्ट के मैच के बाद, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम खाली एक ही प्लेयर पे है, लेकिन एक अलग चुनौती होगी, अलग तरह के माहौल में, अलग तरह के कैप्टन के अंडर खेलेगी। तो बहुत सारी चुनौतियां भारत को होगी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। तौर पर कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया में आपके फास्ट बॉलर्स कैसे बॉल डालें वो डिसाइड करता है सीरीज।
ये भी सच है कि आप बैटिंग कैसी करते हैं वहां जाके, वो भी डिसाइड करता है सीरीज। जैसे 2003-4 में क्या जबरदस्त बैटिंग हुई, 2018 में इंडिया ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। वो 2018 की इंडिया की बैटिंग वर्सेस आज की 2020-21 की इंडिया की बैटिंग को आप कैसे देखते हैं? पुजारा भी हैं, रहाणे भी हैं, विराट एक टेस्ट मैच के बाद आ जाएंगे, रोहित का भी पता नहीं। सिर्फ मेरे हिसाब से बॉलिंग ज़रूरी है, पर आप फर्स्ट इनिंग में कितने रन बनाते हो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है जब आप ओवरसीज़ खेलते हो। अगर आप 200-250 में आउट हो जाते हैं तो फिर आप टेस्ट मैच में वापसी करने का आपको मौका मिलता नहीं है। मेरे हिसाब से बैटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं पे भी आप ओवरसीज़ खेलते हो। अगर आप 400 रन बना देते हैं फर्स्ट इनिंग में तो आप टेस्ट मैच में उतना दूर नहीं जाते, आप करीबन पास पास ही रहते हैं। और जिस तरह से 2018 की बैटिंग थी और अभी बैटिंग है, मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर 2018 में देखेंगे तो अपने ओपनर्स उतने स्टेबल नहीं थे। एम विजय 2 टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप हो चुके थे, मयंक अग्रवाल डेब्यू कर रहे थे, केएल राहुल का भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं था 2018 में। और एक दूसरा पहलू वो भी है कि अपने जो बाकी के बैट्समैन हैं वो उतना क्रिकेट खेले नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज़ बीसीसीआई ने करी है कि बहुत सारे प्लेयर एक साथ गए, वो बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि बाउंस पे एडजस्ट होना एक मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि जब स्लो विकेट पे खेलते हो तो आप वो एडजस्टमेंट थोड़ा आसान होता है, बल्कि अगर बाउंस पे खेलते हो थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक टूर मैच खेला है, दूसरा टूर मैच भी भारत खेलेंगे, तो बैटिंग मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल है 2018 से लेके। और अगर आप ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा की बात करें, कितना जरूरी है टीम मैनेजमेंट का सपोर्ट होना? क्योंकि आज से 14 महीने पहले टीम मैनेजमेंट ने कहा था कि हमारे पास तीनों फॉर्मेट्स के एक ही विकेट कीपर है जिसका नाम है ऋषभ पंत। हम आगे नहीं देख रहे, 2 फॉर्मेट से वो टीम से बाहर हो चुके हैं और टेस्ट मैच में भी शायद वो आपके फर्स्ट चॉइस ओपनर विकेट कीपर नहीं है। सिर्फ अब मेरे दिमाग में कोई भी डाउट नहीं है कि अगर भारत को टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपर चूज करना हो, चाहे वो भारत में टेस्ट मैच खेल रहे हैं या ओवरसीज खेल रहे हैं, रिद्धिमान साहा ही आपके नंबर 1 विकेट कीपर होने चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है विकेट कीपिंग में तो किसी की तुलना है नहीं भारत में रिद्धिमान साहा के साथ। और बल्लेबाजी मुझे लगता है वो बहुत अंडररेटेड है। उनके 2 टेस्ट 100 किए हैं उन्होंने, और ऑस्ट्रेलिया में भी जब MS धोनी इंजर्ड हुए थे तभी भी उन्होंने 30-40 रन बनाए थे। जब भी उनको मौका मिलता है, टीम फंसी हुई होती है, वहाँ पे आपको वो रन करके देते हैं। और विकेट कीपिंग में जो अद्भुत कैच पकड़ के देते हैं, वो टीम का बहुत बार उन्होंने गेम का रुख चेंज किया हुआ है, तो वो तो कोई डाउट है ही नहीं। ऋषभ पंत की बात करें, ऑब्वियसली थोड़ा सा लॉकडाउन हुआ, थोड़ा वेट पुट ऑन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन उनके टैलेंट में कोई शक है नहीं। मैं जितनी बार मिलता हूँ वही चीज़ कह रहा हूँ कि लोग आपकी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप में बहुत टैलेंट है। अब आप उस टैलेंट को परफॉर्मेंस में कैसे तब्दील करते हैं वो आपके हाथ में, वो किसी और के हाथ में नहीं है। तो खाली टैलेंट के तवज्जो पे आप नहीं खेल सकते, आपको वो टैलेंट को रन्स में या अच्छी विकेट कीपिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आई एम श्योर वो अभी तक वो उनको समझ आया होगा, और आई एम श्योर कि जब आते टाइम में अगर उनको मौका मिलेगा तो वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। सही बात है, पार्थिव, बड़ा जरूरी होता है। कभी कभी एक यंग प्लेयर आता है, उसको झटका मिलता है, देन ही रियलाइजेस कि मुझे क्या करना है। क्या वो T20 सोच से बाहर हो चुके हैं, ये देखते हुए कि केएल राहुल विकेट कीपिंग कर रहे हैं, ये देखते हुए कि अभी इस दौरे पर आपने संजू सैमसन को सेकंड विकेट कीपर रखा था। आप ऋषभ पंत को वर्ल्ड T20 के लिहाज से कहां देखते हैं, और उनको क्या करना है उस फ्रेम में वापस आने के लिए? सिर्फ मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आप कभी भी भारतीय टीम के उस फ्रे से कभी बाहर नहीं होते और कभी अंदर भी नहीं होते पूरा, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि 6 महीने में सारा कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है, एक सीरीज़ में पूरा कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। तो प्लेयर को अपने आप में बिलीफ रखना बहुत ज़रूरी है। उनको अगर डोमेस्टिक क्रिकेट होता है यहाँ पे क्या नहीं, तो उनको वो दिखाना पड़ेगा, बड़े रन करने पड़ेंगे और हर मैच में विकेट कीपिंग करनी पड़ेगी अच्छी, और लोगों को वो चीज़ दिखानी पड़ेगी कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए अभी भी रेडी हूँ, मुझे और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है। भले IPL है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ है, टैलेंट है, लेकिन कई बार आपको वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कहना है डोमेस्टिक क्रिकेट का रगड़ा देना बहुत ज़रूरी होता है प्लेयर को एक अच्छे प्लेयर में तब्दील होने के लिए, तो वो उनको मुझे लगता है दिखाना पड़ेगा। और केएल राहुल ने भी यही किया था, जब वो ड्रॉप हुए हैं, उनको कहा विकेट कीपिंग, तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट से वापस आए। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। एक और डिबेट पार्थिव, और इस डिबेट में आप भी हिस्सा ले चुके हैं, वो है व्हाइट बॉल कैप्टनसी। एक डिबेट चला कि जी क्या रोहित शर्मा को इंडिया का व्हाइट बॉल कैप्टन बनाना चाहिए, आई थिंक T20s के लिहाज से। विराट कोहली के पास नतीजे भी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, रोहित के पास शायद IPL के नतीजे हैं। आप इस डिबेट को कैसे देखते हैं? क्या ये डिबेट इन दोनों के बीच खींचतान तो नहीं कर रहा?
नहीं, दोनों के बीच तो खींचता नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि आईपीएल ने एक आपको प्लेटफॉर्म दिया है, तो आप प्लेयर को हमेशा कंपेयर तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भारत के पास ऑप्शंस है। अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे तो कंपैरिजन भी नहीं होगी। और रोहित शर्मा के ने वो दिखाया है कि टीम कैसे बिल्ड होती है, उन्होंने वो दिखाया है कि टूर्नामेंट कैसे जीती जाती है। और तो मेरे हिसाब से एक फॉर्मेट में उनको कप्तानी देने में कोई लिहाज है नहीं, क्योंकि ऐसा होगा तो विराट के ऊपर से प्रेशर भी हटेगा। और दूसरी चीज़ एक वो भी हो जाती है कि जब आपने टूर्नामेंट इतनी सारी टूर्नामेंट जीती है, तो आप वो प्रेशर में कैसे डिसीजंस लेते हैं, आपने कौन से डिसीजंस लिए जो टीम की फेवर में गए। तो वो एक सीधा सीधा हिसाब है कि अब टूर्नामेंट जीतने की जब बात हो, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जीतने की, यहाँ बायलैटरल सीरीज़ एक डिफरेंट प्लानिंग हो जाती है, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जीतना एक डिफरेंट प्लानिंग हो जाती है, क्योंकि आपको इवॉल्व होना पड़ता है हर मैच टू मैच। आपने जो एक बार कर दिया उससे स्टिक नहीं रह सकते। तो रोहित शर्मा ने वो दिखाया कि हर साल नई टीम होती है, ऐसा नहीं कि मुंबई इंडियंस की हर साल वो सेटल टीम होती है, थोड़ा सा चेंज करते हैं वो हर बार, और उसके बाद वो रिजल्ट भी देते हैं। तो मेरे हिसाब से T20 वर्ल्ड कप के लिए अगर भारत देख रहा है तो रोहित शर्मा फिट है, तो उनको भारत की कप्तानी दी जानी चाहिए। वो विराट के लिए अनफेयर तो नहीं हुआ, क्योंकि शायद एज सोसाइटी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना कि कोई चीज हम अपने हाथ से दे दें। आपने सही कहा कि अगर आप उनसे कप्तानी लेते हैं उन पर दबाव कम होता है, लेकिन क्या विराट और जो हमारी सोसाइटी है प्रिपेयर्ड होंगे इस चीज के लिए? आई थिंक कोई हार्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले भारतीय क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि जब MS धोनी वनडे के कप्तान थे, उस टाइम पे राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले टेस्ट टीम के कप्तान थे। तो ऐसा तो है नहीं कि ये चीज़ पहले नहीं हुई है। और दूसरा भी, मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि अगर वो पहले नहीं हुई तो वो कभी भी नहीं हो सकती। आपके पास अगर दो अच्छे ऑप्शंस है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ये सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं चेंजेस हर जगह पे आप एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, और चेंजेस होते हैं तभी कोई अच्छी चीज़ आती है। जिस तरह से जैसा होगा वैसा सब अपने आप एक्सेप्ट कर ही लेंगे। तो आप मानते हैं कि बायलैटरल रिकॉर्ड और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जीतना दो अलग चीजें हैं? इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ में जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपने एक बार प्लानिंग करी एक ही टीम के लिए, और वो प्लानिंग आपकी चलती रहती है पूरे 1.5 महीने के लिए, जब तक आपकी वो सीरीज़ चलती है। जब आपको मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जीतना होता है या कुछ प्लानिंग होती है, तो हर मैच के लिए अलग अलग प्लानिंग होती है, हर मैच के लिए आपको एक अलग तरीका लेके आना होता है। और रोहित शर्मा उस मामले में वो अडप्ट अच्छा कर लेते हैं, वो सेट थिंकिंग नहीं है। अगर आप देखेंगे मुंबई में भी फाइनल में उन्होंने जयंत यादव को खिला दिया, वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे करिए कि जब कोई चीज़ होती है, जैसे वो हिचकिचाहट नहीं रखते। और अंडर प्रेशर आप 2017 फाइनल की बात करें या 2015 में जब IPL में जीते थे, तो 6-7 मैच एक साथ जीतना था, लेकिन फिर भी हर तरह की टेस्ट उन्होंने पास करी है। और आप टीम प्लेयर्स कहाँ से सिलेक्ट करते हैं? आप प्लेयर्स T20 प्लेयर्स आप IPL के परफॉर्मेंस से ही सिलेक्ट करते हैं। कोई प्लेयर मुश्ताक अली ट्रॉफी के परफॉर्मेंस से तो मैंने जब से आज तक तो हुआ नहीं है, आज तक तो हुआ नहीं है कि कोई मुश्ताक अली के परफॉर्मेंस से आ गया। तो आप कहाँ कप्तानी की आप कंपैरिजन करोगे? तो वो IPL का ही प्लेटफॉर्म है। सही बात है। और पार्थिव पटेल का अब सेकंड इनिंग क्या फिलहाल एजेंडा है, क्या क्या करना चाहते हैं आप? एजेंडा बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम श्योर जो भी होगा वो क्रिकेट के रिलेटेड ही होगा, क्योंकि यहाँ मैंने पूरी चीज़ें गुजरात में भी एज ऑलमोस्ट कैप्टन कोच काम कर रहा था इतने सालों से, और जो भी होगा वो क्रिकेट के रिलेटेड ही होगा। मैंने कमेंट्री स्टार्ट करी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है पास में, लेकिन अभी तक मेरा वो बिकॉज माय फादर वाज नॉट वेल फॉर 2 years, स्टिल नॉट वेल, तो फैमिली के साथ मैं उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था। दुबई में 3 महीने जो मैं उधर बबल में था, तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करूँगा। माय डॉटर इज़ ग्रोइंग अप, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करके फिर नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नहीं, आपके फादर के लिए भी बेस्ट विशेस, बिकॉज मुझे याद है पार्थिव एक टेस्ट मैच हुआ था अहमदाबाद में 2003 में, आई थिंक अगेंस्ट न्यूजीलैंड। पता नहीं आप खेल रहे थे कि नहीं खेल रहे थे उस मैच जिसमें राहुल ने शायद 200 बनाया था, और मुझे याद है कि वो मुझे ग्राउंड में मिले थे और आपके घर लेकर गए थे। बड़ा शानदार उन्होंने मतलब खाना भी खिलाया। एंड वी ऑल विश, जितने हमारे क्रिकेट के शौकीन हैं सब ये दुआ मांगेंगे कि उनकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो। पार्थिव बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज जो इस इंटरव्यू के जरिए मुझे अंदाजा होती है और आई एम श्योर व्यूअर्स को भी होगी, तो पार्थिव की जो लाइन ऑफ थिंकिंग है वो बड़ी क्लियर है। आई थिंक आप क्रिकेट में जाएंगे, कोचिंग में या जिसमें भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे,
यार एज कमेंटेटर और एज एक्सपर्ट तो आप बहुत लोगों की दुकान बंद करवाते हैं। नहीं नहीं, मैं किसी की दुकान बंद नहीं करवाना चाहता, खाली मेरी दुकान खोलने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रेट करियर। भले ही टेस्ट मैचेस आप बहुत ज्यादा नहीं खेले, लेकिन पार्थिव वहां शुरू करना और यहाँ आके खत्म करना अपने आप में बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि धोनी के होते हुए भी आप इंडियन टीम की फ्रेज से कभी बाहर नहीं हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू भाजी।